दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास लेकर के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अध्याय है अध्याय संख्या 38। हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम। आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए जो बुक सोर्स हमारे पास हैं वो है स्पेक्ट्रम। आज का जो अध्याय है वो है नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत। तो स्वतंत्र हुआ जब भारत और नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके नेतृत्व में उन्होंने किस प्रकार से भारत का जो है कार्यपालिका के रूप में रहते हुए उनके प्रधानमंत्रित्व काल में किस प्रकार विकास करता है भारत, उसकी कहानी हम समझने वाले हैं। तो दरअसल 1947 से लेकर के 1964 के मध्य के काल की ये कहानी है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति के केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर के 1964 तक भारत का शासन संभाला। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। ठीक है, वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल 1947 से 1964 के दौरान भारत के निर्णयों के समस्त पहलुओं पर नेहरू के प्रभाव के कारण इस काल को प्रायः नेहरू युग कहा जाता है। नेहरू युग के विभिन्न पहलुओं का संक्षिप्त सर्वेक्षण एवं घटनाक्रम निम्न प्रकार है। सबसे पहला है आर्थिक विकास हेतु नियोजन की अवधारणा। दीर्घकालीन औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जिसमें सीमित औद्योगिकीकरण, निम्न कृषि उत्पादन, अल्प प्रति व्यक्ति आय तथा मंद आर्थिक विकास गति जैसी नकारात्मक विशेषताएं मौजूद थीं। अशिक्षा, संकीर्णता तथा सामाजिक असमानता इसके अन्य प्रमुख तत्व थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक नेतृत्व द्वारा परिस्थितियों एवं जनाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विकास के 4 लक्ष्य घोषित किए गए थे। पहला, आयात और विदेशी सहायता पर भारत की निर्भरता को कम करना। दूसरा, पूंजी निर्माण और संसाधनों का प्रसार करना। तीसरा, सामाजिक एवं क्षेत्रीय समानताओं का उन्मूलन करना। चौथा, जन सामान्य हेतु पर्याप्त एवं न्यूनतम जीवन स्तर की उपलब्धि सुनिश्चित करना। तो आयात को कम करना और विदेशी सहायता को भी कम करना, ये पहला लक्ष्य रखा गया। दूसरा, पूंजी निर्माण और संसाधन का प्रसार करना। तीसरा जो है वह सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं का उन्मूलन करना। तो सामाजिक स्तर पर भी सामाजिक सुधार को भी इसमें शामिल किया गया। और चौथा था जन सामान्य हेतु पर्याप्त एवं न्यूनतम जीवन स्तर की उपलब्धि सुनिश्चित करना। उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राजनीतिक नेतृत्व के पास 2 विचारधाराओं, पूंजीवादी और साम्यवादी पर आधारित शासन प्रणालियों को अपनाने के विकल्प मौजूद थे, किंतु पूंजीवादी व्यवस्था में व्याप्त असमानता और साम्यवादी शासन की निरंकुशता ने भारतीय नेतृत्व को तीसरे रास्ते का चुनाव करने को प्रेरित किया। जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक नियोजन को लागू करने के नए प्रयोग को अपनाने का निर्णय किया गया, जिसमें विकास और समता के उद्देश्यों को शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जाना था। अब समझेंगे, देखिए नियोजन संबंधी प्रारंभिक प्रयास क्या किए गए। कांग्रेस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों में मूलभूत उद्योगों के सार्वजनिक स्वामित्व, बड़े और लघु उद्योगों के मध्य समन्वय, क्षतिपूर्ति देकर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, नियोजन में कृषि क्षेत्र को आवश्यक रूप से शामिल करने तथा सहकारी खेती के विस्तार आदि की सिफारिशें की गईं। 1944 में भारत के 8 बड़े उद्योगपतियों ने आर्थिक विकास का एक दस्तावेज तैयार किया, जिसे बंबई योजना कहा जाता है। आचार्य श्री मन्नारायण द्वारा गांधीवादी योजना के माध्यम से 10 वर्ष में लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया। ठीक, 40% एम एन राय ने भी
जनता योजना का प्रस्ताव रखा। जनता योजना, जिसमें 40% एम.एन. राय ने जनता योजना का भी प्रस्ताव रखा। सरकारी खेती और भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया। इसमें जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण की सर्वोदय, जेपी नारायण की सर्वोदय, जेपी नारायण की सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना। देखिए 3 योजना यहाँ पर सामने रखी गई। देखिए 1944 में भारत के 8 बड़े उद्योगपतियों ने आर्थिक विकास का एक दस्तावेज तैयार किया, जिसे बम्बई योजना कहा जाता है। 1944 में 8 बड़े उद्योगपतियों ने जो है बम्बई योजना प्रस्तुत की, उद्योग विकास की, ठीक है। जबकि आचार्य श्री मन नारायण द्वारा जो है वो योजना प्रस्तुत की, उसको गांधीवादी योजना कहा जाता है। इस योजना के माध्यम से 10 वर्षों में लोगों के जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की गई। इसके अलावा 40% एम.एन. राय ने जनता योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें सरकारी खेती और भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया। जय नारायण प्रकाश, जेपी नारायण की सर्वोदय योजना भी विकास के गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। इस प्रकार विकास की इन विभिन्न योजनाओं के द्वारा भारत में नियोजन के कई प्रारूप उभराए, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक नेतृत्व को नियोजन संबंधी नीति निर्माण हेतु प्रचुर आधार सामग्री उपलब्ध कराई। अब हम समझेंगे स्वातंत्र्योत्तर प्रारंभिक प्रयास। स्वतंत्रता के बाद क्या प्रयास किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। 1950 में योजना आयोग बना। आयोग को परामर्शदात्री संस्था का दर्जा दिया गया, ठीक। और आयोग जो है एक परामर्श देने वाली संस्था के रूप में विकसित किया गया। आयोग को 7 दायित्व निभाने थे। आयोग जो है 1950 में योजना आयोग का केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रस्ताव द्वारा गठन किया गया, उसकी स्थापना की गई। उसके जो दायित्व थे 7, उनको बताता हूं मैं। पहला था भारत के भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का आकलन करना। दूसरा, इन संसाधनों के प्रभावी, यानी भारत के भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधन जो हैं, इनके प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना। तीसरा, विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारित करना। चौथा, देखिएगा, तीसरा जो है वह विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना, विकास की स्थितियों को परिभाषित करना और संसाधनों के वितरण हेतु सुझाव देना। चौथा, योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शर्तों का निर्धारण करना। पांचवां, योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित प्रशासन तंत्र सुनिश्चित करना। छठा, योजना क्रियान्वयन द्वारा हासिल की गई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना और नीतियों और मापदंडों में अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना। इसके अलावा 7वां है स्वयं की प्रभावी कार्यशीलता, बदलती आर्थिक परिस्थितियां, चालू नीतियों, कार्यक्रमों और मापदंडों और केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा प्रेषित किसी समस्या आदि विषयों के संबंध में अपनी सिफारिशें देना। योजना आयोग की सिफारिशों द्वारा तैयार नीतियों और योजनाओं पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1952 में होती है। 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया और 1950 में जो है योजना आयोग, इस योजना आयोग के द्वारा जो नीतियां और सिफारिशें तैयार की गई, उनका अंतिम निर्णय जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। अब हम समझेंगे नियोजन के सामाजिक आर्थिक उद्देश्य। नियोजन के सामाजिक आर्थिक उद्देश्य समझते हैं। नियोजन के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य हैं, जिन्हें विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप में वर्णित किया जाता रहा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार नियोजन के उद्देश्य निम्न है। पहला, आधारभूत औद्योगिक संरचना का निर्माण। दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि और सुधार। तीसरा, राष्ट्रीय संपदा की वृद्धि और वितरण। चौथा, आत्मनिर्भर और स्वस्फूर्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना। इसके अलावा 5वां है गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन। छठा है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन।
7वां है बीमारियों निरक्षरता की समाप्ति। 8वां है व्यापार और वाणिज्य का विस्तार। 9वां है आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यातोन्मुख उत्पादन हेतु उद्यमों को आर्थिक प्रोत्साहन देना। 10वां है आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधुनिक और प्रभावशील और प्रतिस्पर्धात्मक रूप में कायांतरण। अब इसके लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं आई उनको समझते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं को हम समझते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर के 1956 तक के टाइम पीरियड में थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वांगीण राष्ट्रीय विकास के साथ साथ शरणार्थी पुनर्वास, खाद्य आत्मनिर्भरता, मुद्रास्फीति नियंत्रण जैसे तात्कालिक लक्ष्यों का चुनाव किया गया। इस योजना को लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त हुई। ये थी हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना। सर्वांगीण राष्ट्रीय विकास तो किया गया, साथ में शरणार्थियों का पुनर्वास, इसके अलावा खाद्य आत्मनिर्भरता की बात इसमें की गई। इसके अतिरिक्त इसमें जो है मुद्रास्फीति नियंत्रण की बातें भी दिखाई देती हैं और तात्कालिक लक्ष्यों को रखा गया और उनका जो है चुनाव किया गया था और सफलता भी मिली। इसके अतिरिक्त दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। इस योजना में भारी एवं मूलभूत उद्योगों के विकास एवं विस्तार को प्राथमिकता दी गई। मूलभूत उद्योगों के विकास की बात की गई। प्रथम में जो है पहले में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता मुद्रास्फीति नियंत्रण की बात की गई। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना उसमें उद्योगों की बात की गई, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। दूसरी योजना के अनेक लक्ष्यों को पूंजी के अभाव के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका, फिर भी इसे सीमित सफलता प्राप्त हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। तीसरी योजना में कृषि को पुनः सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वस्फूर्त एवं निर्भर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया गया, किंतु भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के कारण योजना की प्राथमिकताओं को रक्षा जरूरतों तक सीमित होना पड़ा। 1965 से 1966 में पड़े भयंकर अकाल को पूर्णतः इस योजना को विफल बना दिया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है उसके दौरान एक भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा और उस कारण जो है योजना पूर्णतः विफल हो गई। अतः तीसरी योजना के दौरान भारतीय नियोजन प्रणाली को गंभीर संकटों और अवरोधों का सामना करना पड़ा। तीसरी में भी कृषि को पुनः सर्वोच्च प्राथमिकता और स्वस्फूर्त एवं निर्भर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन ये सफलता मिली नहीं। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही नियोजन व्यवस्था के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू पूर्णतः स्पष्ट हो गए। जहां एक और उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकीकरण विस्तार, आधार संरचना विकास, विज्ञान एवं तकनीकी विकास तथा शिक्षा के प्रसार आदि क्षेत्रों में नियोजन प्रणाली को सफलता प्राप्त हुई, वहीं दूसरी ओर गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन, आय असमानताओं में कमी, भूमि सुधारों के पूर्ण क्रियान्वयन आदि क्षेत्रों में यह असफल साबित हुई। इसके अब हम समझते हैं राज्य नियंत्रित औद्योगिकीकरण। राज्य नियंत्रित औद्योगिकीकरण क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के औद्योगिकीकरण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का अभाव, तकनीकी विकास की निम्न स्थिति, विदेश पूंजी पर निर्भरता, घरेलू बाजार की अनुपस्थिति, पूंजीगत उद्योगों का अभाव और पूंजी निर्माण की कमी जैसी विशेषताएं विद्यमान थीं। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व और उद्यमियों द्वारा औद्योगिकीकरण के विकास और विस्तार के लिए आधारभूत संरचना, घरेलू मांग और विशेष योग्य संसाधनों की उपलब्धता को अनिवार्य शर्तों के रूप में स्वीकार किया गया और इन शर्तों को राजकीय सहयोग के बिना पूरा करना संभव नहीं समझा गया, असंभव समझा गया राजकीय सहयोग के बिना। ठीक है, इसलिए 1938 की राष्ट्रीय योजना समिति और 1944 की बम्बई योजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को गतिशील बनने के लिए नियोजन प्रणाली और राज्य नियंत्रण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों को औद्योगिकीकरण के माध्यम से प्राप्त करने के लिए भी उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व कायम रखना था। निजी क्षेत्र के अधिकाधिक लाभार्जन करने के दृष्टिकोण के कारण उससे सामाजिक कल्याण से संबंधित प्राथमिकताओं की उपेक्षा की जा सकती थी, यानी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। धन संकेंद्रण
तथा एकाधिकारी पूंजीपति नियंत्रण को कम करने के लिए सरकारी अंकुश रखना उचित समझा गया। औद्योगिकीकरण पर राज्य नियंत्रण के स्वरूप को सरकार के आरंभिक औद्योगिक नीतियों में देखा जा सकता है। अब देखिए औद्योगिक नीति देखें तो सबसे पहले देखेंगे 1948 की औद्योगिक नीति। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आगामी वर्षों में राज्य द्वारा अपने नियंत्रणाधीन नवीन उत्पादक इकाइयों की स्थापना की घोषणा की गई। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र को संयुक्त रूप से कार्य करना था। निजी क्षेत्र को देश की सामान्य औद्योगिक नीति के अंतर्गत अपने गतिविधियां संचालित करनी थीं। ऊर्जा, शस्त्रास्त्र, रेलवे, मुद्रा उत्पादन आदि क्षेत्रों में राज्य के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की परिकल्पना की गई। विमान एवं पोत निर्माण, लोहा, कोयला, खनिज तेल और संचार क्षेत्र में राज्य द्वारा आधारभूत उद्योगों की स्थापना करने का निश्चय किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में मान्यता दी गई। इस नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव था। इन उद्योगों हेतु विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन को आरक्षित किया गया। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना भी राज्य का दायित्व माना गया। इस प्रकार 1948 की औद्योगिक नीति द्वारा संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया गया। ये है 1948 की औद्योगिक नीति। ध्यान दीजिएगा 1948 की औद्योगिक नीति के बाद हम समझते हैं 1956 की औद्योगिक नीति। इस नीति के प्रस्ताव में उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहले वर्ग में शस्त्रास्त्र उत्पादन, परमाणु ऊर्जा, भारी उपकरण, लौह इस्पात, कोयला, खनिज तेल, धातु उद्योग, भारी विद्युत उपकरण, अन्य महत्वपूर्ण खनिज, वायु परिवहन, रेलवे, वैमानिकी, टेलीफोन, विद्युत उत्पादन व वितरण तथा तार एवं रेडियो उपकरण जैसे 17 उद्योगों को पहले वर्ग में रखा गया। ठीक, और वे राज्य के पूर्ण नियंत्रण में थे। दूसरे वर्ग में अन्य जो अलोह धातु एवं एल्यूमिनियम, इसके अलावा अन्य खनिज उद्योग, लौह एवं मिश्र धातु एवं औजारी इस्पात, प्रतिजैविक व अन्य औषधि, रसायन उद्योग, उर्वरक, संश्लिष्ट रबड़, सड़क परिवहन व समुद्री परिवहन, कोयले का कार्बनीकरण और रासायनिक अपशिष्ट जैसे 12 उद्योगों को शामिल किया गया। और इन उद्योगों में राज्य का नियंत्रण बढ़ता जाना था तथा राज्य इनमें नवीन उद्यमों की स्थापना करेगा, इस तरह की बात इसमें की गई। निजी क्षेत्र से इन उद्योगों के संचालन में राज्य की सहायता करने की अपेक्षा की गई। इसके अंतर्गत 12 चीजें आती, 12 उद्योगों को शामिल किया गया था। शेष तीसरे प्रकार के उद्योगों में सभी निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिए गए, किंतु इस वर्ग के उद्योगों को भी सामाजिक उद्देश्यों एवं नियंत्रक विधानों के अधीन कार्य करना था। इस औद्योगिक नीति में स्पष्ट किया गया कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र आपस में पृथक या विरोधी नहीं होंगे, बल्कि परस्पर पूरक होंगे। निजी क्षेत्र की आशंका का समाधान करने के लिए राज्य द्वारा पूंजी समर्थन, राजकोषीय उपायों तथा संचार व ऊर्जा सुविधाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र के विकास को पर्याप्त समर्थन दिया गया। नीति में राज्य के सरकारी और निजी दोनों इकाइयों के प्रति न्यायपूर्ण भेदभाव रहित व्यवहार को सुनिश्चित किया गया। इसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन, प्रादेशिक असमानता की समाप्ति, श्रमिक सुविधाओं के विस्तार की सिफारिशें भी की गई, जिन्हें पूरा करना राज्य के नियंत्रण के बगैर असंभव था। अब हम देखें पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन औद्योगिकीकरण। प्रथम योजना में प्रत्यक्ष औद्योगिकीकरण प्रयास के स्थान पर आधारभूत संरचना और कृषि एवं सिंचाई के विकास पर जोर दिया गया, ताकि आगामी समय में किए जाने वाले तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु सुगम पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। विभिन्न उद्योगों की विकास दर प्रथम योजना काल में संतोषजनक रही। इसी काल में सिंदरी उर्वरक कारखाना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूँ, इसी काल में सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का रेल इंजन निर्माण कारखाना, इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसके अलावा पेनिसिलिन फैक्ट्री, इसके अलावा भारतीय टेलीफोन उद्योग आदि की स्थापना जो है की गई। द्वितीय योजना काल में निर्धारित औद्योगिकीकरण का लक्ष्य जो 1956 की औद्योगिक नीति से प्रेरित था। योजना के कुल विनियोग का 27% अंश उद्योग क्षेत्र के लिए निश्चित किया गया। राज्य द्वारा राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्थित इस्पात कारखानों के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उत्पादक इकाइयां स्थापित की गईं। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर
इनमें इस तरह की जो है विभिन्न कारखाने स्थापित की गई। इस काल में छोटे उद्यमकर्ता समूह का तेजी से विस्तार हुआ, जिससे पूंजी एकाधिकार की प्रवृत्तियों में आंशिक रूप से कमी आई। तृतीय योजना काल में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ मशीन निर्माण, उत्पादन, तकनीक, कौशल एवं प्रबंधकीय दक्षता में सुधार लाने पर बल दिया गया। योजना काल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया। योजना काल के दौरान ऑटोमोबाइल, डीजल इंजन, बिजली ट्रांसफार्मर, मशीनी उपकरण आदि क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई। अब हम समझेंगे उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951। तो उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951 लाया गया। ये क्या है? इस अधिनियम के माध्यम से सरकार को मध्यम एवं बड़े औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। मध्यम एवं बड़े औद्योगिक उपक्रमों को, ठीक। सरकार को उत्पादन की मात्रा, आयात निर्यात कोटा, मजदूरी, मूल्य एवं वेतन निर्धारण की शक्ति भी प्राप्त हुई। सरकार के इन अधिकारों को उद्योगों के विकेंद्रीकरण तथा उपभोक्ता एवं श्रमिकों के हित संरक्षण की दृष्टि से औचित्यपूर्ण सिद्ध किया गया। सरकार द्वारा विदेशी व्यापार घरानों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों को भी विभिन्न कानूनों के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 1.5 दशक में लोकतांत्रिक समाजवाद के आदर्शों के अनुरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया आरंभ की गई, उसमें राज्य के नियंत्रण को अनिवार्य तत्व माना गया। तत्कालीन नवीन अर्थव्यवस्था में आधारभूत क्षेत्रों को मात्र निजी एवं बाजारवादी आर्थिक शक्तियों के सहारे विकसित करना असंभव था और स्वयं निजी क्षेत्र भी इतना सामर्थ्यवान नहीं हो पाया था जो सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्संरचना हेतु अपेक्षित संसाधनों को जुटा सकने में समर्थ हो पाता। राज्य नियंत्रण के माध्यम से ही कृषि, ऊर्जा, परिवहन एवं संचार क्षेत्र के संसाधनों का निवेश सुनिश्चित किया जा सकता था। इन आधारभूत सुविधाओं के विकास के बिना घरेलू बाजार का निर्माण तथा सामाजिक परिवर्तन का होना असंभव नहीं था। मतलब असंभव था, संभव नहीं था। इन कारणों से राज्य को औद्योगिकरण प्रक्रिया के नियंत्रण की बागडोर सौंपी गई। राज्य ही औद्योगिकरण की जो है बागडोर अपने हाथों में लेता है और कतिपय असफलताओं के बावजूद, थोड़ी बहुत असफलताएं मिली, कतिपय असफलताओं के बावजूद राज्य द्वारा अपनी भूमिकाओं को कुशलतापूर्वक निभाया गया। अब हम समझेंगे भूमि एवं कृषि सुधार। तो भूमि और कृषि सुधार क्या किए गए? स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत राजनैतिक नेतृत्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती देश का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास थी। भारत की 80% से भी अधिक जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर होने के कारण कृषि को आर्थिक विकास से घनिष्ठ रूप में संबद्ध पाया गया। आज़ादी के बाद भारत को पिछड़ी हुई कृषि विरासत कृषि व्यवस्था में जिसके मुख्य लक्षण इस प्रकार थे कि भू स्वामित्व के विभिन्न प्रकार थे। इसके अलावा कुछ गिने चुने हाथों में भूमि का केंद्रीकरण हो गया था। बिचौलियों की प्रभावशीलता थी। बहुसंख्यक गरीब किसानों का अस्तित्व था, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण बेरोजगारी थी, न्यून कृषि उत्पादन थी और तकनीकी सुविधाओं का अभाव था। सामाजिक पिछड़ापन भी था, भेदभाव भी था। निम्न ग्रामीण जीवन स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता, रूढ़िवाद, धर्मांधता व जातिवाद का वर्चस्व आदि था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण जीवन और कृषि में सुधार करना नेतृत्व की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर था। तत्कालीन समय में कृषि सुधार से जुड़ी 3 विचारधाराएं मौजूद थीं। पहली, भारतीय साम्यवादी दल द्वारा भूमि के राष्ट्रीयकरण को अनिवार्य माना गया। दूसरा, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के अंतर्गत भूमि सुधारों को नैतिक दबाव के आधार पर तय करने का आह्वान किया गया। और तीसरा, 1949 में कांग्रेस कृषि सुधार समिति के प्रतिवेदन में संघीय लोकतांत्रिक ढांचे के अधीन भूमि सुधार और सहकारी खेती पर बल दिया गया। पहली 2 विचारधाराओं को कानूनी समर्थन के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया तथा कांग्रेस की नीतियों के आधार पर ही कृषि सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। 1955 के आवड़ी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवादी ढांचे के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए। अब उद्देश्य निश्चित किए गए। 1955 के आवड़ी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा समाजवादी ढांचे के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए गए।
कौन कौन से उद्देश्य निश्चित किए गए वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक एक करके सभी को जानेंगे। सबसे पहला है ग्रामीण भारत में प्रभावी अर्ध सामंती सामाजिक संबंधों तथा आर्थिक संस्थाओं का उन्मूलन। दूसरा, वास्तविक किसानों को भूमि का वितरण। तीसरा, सरकारी सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा प्रगतिशील किसानों की क्षमता में वृद्धि। चौथा, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। पांचवा, काश्तकारी अवधि की सुरक्षा सुनिश्चित करना। छठा, लगान का भुगतान नकदी में करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति संसदीय लोकतंत्र के अधीन तथा संपत्ति के अधिकारों को बिना क्षति पहुंचाए की जानी थी। भारतीय संसद द्वारा भी शीघ्र ही कांग्रेस के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात योजना आयोग, केंद्रीय सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने भूमि सुधारों के बृहत कार्यक्रमों को जारी किया। इसके अंतर्गत मिल्कियत ढांचे में संस्थागत और संरचनात्मक परिवर्तन किए गए। भू स्वामित्व की नई अवधारणा सामने आई। कृषि क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की मांग की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर सहायता पहुंचाने वाले संस्थानों का गठन किया गया। भूमि सुधार कार्यक्रमों में उठाए गए कदम थे: बिचौलियों का उन्मूलन पहला। दूसरा, काश्तकारी सुधार। तीसरा, भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि जोतों की सीमा का निर्धारण करना। इन सुधारों का एकमात्र उद्देश्य था भारतीय किसान को जमींदार और जागीरदार जैसे बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करना और उसकी जमीन को सुरक्षा प्रदान करना, ताकि कृषि के आधुनिकीकरण के लिए वे उसमें पूंजी लगा सकें। बिचौलियों का उन्मूलन अब हम समझेंगे। बिचौलियों का उन्मूलन कैसे किया गया, कैसे हुआ। सरकार द्वारा जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन पर अधिक बल दिया गया, जिससे बिचौलियों को समाप्त करके कृषकों के साथ सीधा संपर्क कायम किया जा सके। काश्तकार की वैधानिक परिभाषा में लघु किसानों के साथ साथ बड़े बड़े भूस्वामियों को भी शामिल किया गया। कृषि श्रम जांच रिपोर्ट 1951 के अनुसार के अनुसार कुल कृषक परिवारों में 20% लोग भूमिहीन थे। कृषि श्रम जांच रिपोर्ट 1951 के अनुसार 20% लोग भूमिहीन थे। 2.5 यानी 2.5 एकड़ से कम भूमि प्राप्त करने वाले किसानों का प्रतिशत 38% था। 2.5 एकड़ से कम भूमि प्राप्त करने वाले किसानों का प्रतिशत 38 था और कुल खेती योग्य भूमि के लिए मात्र 6% पर ही उनका अधिकार था। 59% कृषक परिवारों के साथ 5 एकड़ से अधिक भूमि थी। कितनी? 59% कृषक परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि थी, जो कुल खेती योग्य भूमि का 16% थी। ठीक है। आजादी के समय व्यक्तिगत स्वामित्व की 57% कृषि भूमि पर जमींदारों का प्रभुत्व था। 57% पर। सरकार द्वारा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने पर निम्न कठिनाइयां उपस्थित हुई। पहला, कृषि राज्य सूची का विषय था, अतः इस दिशा में किया गया कोई भी सुधार संपूर्ण भारत में एक साथ लागू करना अत्यंत दुष्कर था। विभिन्न राज्यों की भू सुधार नीतियों में विभिन्नता थी। दूसरा, खेतिहर व सीमांत कृषकों को राज्य के प्रत्यक्ष संपर्क में लाने की विकट समस्या थी। सीमांत और खेतिहर कृषकों को खेतिहर व सीमांत कृषकों को प्रत्यक्ष संपर्क में लाना विकट समस्या थी। तीसरा, अधिग्रहित की गई भूमि के बदले मुआवजा देना भी एक समस्या थी। जमींदार मुआवजे के प्रश्न को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय से असंवैधानिक घोषित करा लेते थे। अनुच्छेद 31 में संशोधन करके ही भूमि सुधारों को लागू किया जा सका। तो अनुच्छेद 31 जो था उसमें संशोधन किया गया और उसके बाद ही भूमि जो सुधार थे लागू किए जा सके। जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के बाद जमींदारों को भू कृषक का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक। और उन्हें निजी खेती के लिए भूमि के पुनर्ग्रहण की सुविधा भी दी गई। अब हम समझेंगे काश्तकारी सुधार। काश्तकारों को भूमि जोतने का स्थायी अधिकार दे दिया गया, किंतु वे जमीन का विक्रय नहीं कर सकते थे। 1 वर्ष के लगान का 10 गुना अदा करने वाले काश्तकार ही भूमि का बेच सकते थे। 1 वर्ष के लगान का 10 गुना अदा करने वाले काश्तकारी भूमि को बेच सकते थे। इस प्रकार अधिकांश किसान भूमिदर और सिरदार के रूप में बदल गए, जो सरकार को सीधे देते थे लगान, किंतु जमींदारों पर अभी भी खुद काश्त के रूप में काफ़ी भूमि बची रह गई थी। सरकार से प्राप्त मुआवजे को लाभकारी व्यवसायों में नियोजित करके उन्होंने
प्रभावपूर्ण सामाजिक व आर्थिक स्थिति को पूर्णतः समाप्त नहीं होने दिया। प्रभावपूर्ण सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पूर्णतः समाप्त नहीं होने दिया। कृषि सुधारों के अंतर्गत अनेक वैधानिक कदम उठाए गए। काश्तकारी अवधि की सुरक्षा, लगान दर के निर्धारण, काश्तकारों को भूमि खरीद कर स्वामी बनने का अवसर देने के उद्देश्य से कई कानून बनाए गए। काश्तकारों को भूमि खरीद कर स्वामी बनने का अवसर देने के उद्देश्य से कई कानून बनाए गए। और कृषि भूमि की सीमा, भूमिहीनों को कृषि भूमि के वितरण के संबंध में भी कई कानून बनाए गए। छठे दशक के प्रारंभिक वर्षों में योजना आयोग द्वारा एक पारिवारिक जोत का निर्धारण किया गया जिसकी वार्षिक आमदनी 1200 रुपये के बराबर हो। योजना आयोग द्वारा दिए गए सुझाव में 5 सदस्यीय परिवार के पास 3 पारिवारिक जोतों के स्वामित्व का जरूरी माना गया। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं के प्रपत्रों में काश्तकारों की दशा सुधारने के संबंध में निम्न प्रस्ताव मौजूद थे। ठीक, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना में क्या क्या थे? पहला, 1 नंबर, भूमि का किराया कुल उत्पादन के 1/2 से लेकर 1/4 स्तर से ज़्यादा न हो। ठीक, 1/2 से 1/4 से ज़्यादा स्तर पर किराया जो है भूमि का नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस भूमि के पुनर्ग्रहण की संभावना न हो उसका स्वामित्व काश्तकार को सौंपा जाए। तीसरा, दूरस्थ जमींदारी को हतोत्साहित किया जाए। और चौथा, व्यक्तिगत कृषि को प्रोत्साहित किया जाए। अब हम समझेंगे भूमि हदबंदी। तो भूमि की हदबंदी क्या है, समझते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में असमानता की समाप्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि हदबंदी की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। भूमि हदबंदी कानून 1950 के दशक में लागू हो गया, किंतु उसका क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर हुआ। 1950 में लागू हो गया लेकिन अलग अलग समय में हुआ। भूमि हदबंदी के उद्देश्य को आंशिक सफलता ही मिल सकी क्योंकि भूमिपतियों ने अपने अधिशेष भूमि अपने रिश्तेदारों, मित्रों व अन्य लोगों के नाम कर दी थी। इस बेनामी हस्तांतरण ने भूमि हदबंदी कानूनों को एक सीमा तक अप्रभावी बना दिया। अब हम देखेंगे अन्य उपाय। कृषि सुधारों के अंतर्गत भारी निवेश के द्वारा भूमि की उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि चकबंदी की व्यवस्थित शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य भूमि के उपविभाजन को रोकना था। 1957 के अंत तक 150 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी हो गई थी। भूमि सुधारों के साथ संविधान के निर्देशक तत्वों यानी अनुच्छेद 40 के अधीन जो ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू की गई थी वो वयस्क और व्यापक मताधिकार पर आधारित थी। ग्रामीण पंचायतों द्वारा ग्रामीण स्तर के भूमि संसाधनों के नियंत्रण से ग्रामीण जीवन में एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की शुरुआत हुई। कृषि सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भी कई प्रयास किए। 1960 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम को कुछ राज्यों में चयनित जिलों में लागू किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, जो अच्छे बीज और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना था। इन सुविधाओं के साथ साथ सिंचाई की उचित व्यवस्था पर भी बल दिया गया, किंतु इन सुविधाओं का सर्वाधिक लाभ अमीर कृषकों द्वारा उठाया गया। यद्यपि इससे सरकार को उत्पादन में वृद्धि हासिल करने में सफलता प्राप्त हुई, किंतु कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन तथा समाजार्थिक समानता लाने के प्रयासों को कई अवरोधों का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष रूप से 1947 से 1964 के काल में कृषि सुधारों को लागू करने के अभूतपूर्व प्रयास किए गए, किंतु वे कृषि क्षेत्र में आमूल संरचनात्मक परिवर्तन लाने में अपर्याप्त रहे, जिसका कारण मूलतः तत्कालीन समाज आर्थिक संरचना में निहित था। अब हम समझेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। नेहरू का विश्वास था कि भारत की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास बेहद आवश्यक है। वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव जिसमें देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका स्पष्ट थी, लोकसभा द्वारा मार्च 1958 में पारित किया गया। लेकिन SPR 1958 से पूर्व देश में कई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय संस्थान स्थापित किए जा चुके थे। विज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व पर बल देते हुए नेहरू ने स्वयं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की अध्यक्षता धारण की। इस दिशा में उठाए गए कदम कुछ इस प्रकार थे। पहला, जनवरी 1947 में आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी कि नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी NPL, भारत की प्रथम राष्ट्रीय प्रयोगशाला
जो थी वो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला 1947 में, जनवरी 1947 में आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक और तकनीक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित की गई, जिसके पश्चात अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए 17 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया। इसके अलावा 1952 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर भारत के 5 प्रौद्योगिकी संस्थानों में से पहला खड़गपुर में स्थापित किया गया। 5 प्रौद्योगिकी संस्थानों को जो था उनमें पहला जो है खड़गपुर में स्थापित 1952 में किया गया। इसके अलावा होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। 1954 में सरकार ने एक पृथक परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया, जिसमें होमी जहांगीर भाभा को जो है सचिव बनाया गया। तो बात यह है कि होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में कर दी गई और 1954 में जो है सरकार ने एक परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया, होमी जहांगीर भाभा को सचिव बनाया। अगस्त 1956 में ट्रॉम्बे में भारत सरकार का प्रथम परमाणु संयंत्र क्रियाशील हुआ। ट्रॉम्बे जो है मुंबई में मेरे हिसाब से। इसके अलावा 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति IN इंडियन नेशनल अंतरिक्ष को कह देंगे, सी का मतलब क्या है यहाँ, समिति यानी कमिटी, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर तो ONCOSPAR की स्थापना की गई। ठीक है, INCOSPAR। तो INCO तो ये बना इंको एंड फिर SPR इंकोस पर। तो इंकोस पर जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962 में स्थापित की गई। इसके अलावा रक्षा उपकरणों के उत्पादन की भारत की क्षमता वर्धन हेतु कदम उठाया गया। रक्षा उपकरणों के उत्पादन की भारत की क्षमता वर्धन हेतु कदम उठाए गए। तो इस प्रकार जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास यहाँ पर हुआ और नेहरू स्वयं जो है उनमें अध्यक्षता उन्होंने धारण की। भारत औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की अध्यक्षता इन्होंने धारण की और बाद में क्या किया गया समझिए। अब हम देखेंगे नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। शिक्षा 1951 में कुल जनसंख्या का मात्र 16.6% शिक्षित था और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये प्रतिशत और भी कम था। इसमें सुधार के लिए संविधान ने निर्देश दिए कि 1961 तक राज्य 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेगा। 1961 तक ऐसा जो है संविधान ने निर्देश दिए। जिससे बढ़ाकर 1966 और फिर देखिए ऐसा तय तो जो है 1961 तक किया गया, बाद में 1966 तक, फिर अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। वर्ष 2009 में इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। वर्ष 2009 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया और मौलिक अधिकार के रूप में ये शामिल हो गया। 1964 तक विश्वविद्यालयों की संख्या को 1947 के 18 की संख्या को बढ़ा करके 54 कर दिया गया। 1964 तक जो है 18 संख्या जो 1947 में थी, 1947 में केवल 18 थी संख्या विश्वविद्यालयों की, यूनिवर्सिटीज़ की, वो 1964 तक 54 हो गई। 1951 से लेकर के 1961 के दौरान स्कूलों में लड़कों के नामांकन में 2 गुनी और लड़कियों के नामांकन में 3 गुनी वृद्धि की गई। 1949 में उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की अध्यक्षता में जो डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1949 में उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया था। इस आयोग की अनुशंसा पर 1949 में यह आयोग बनाया गया। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन UGC का गठन 1953 में किया गया और 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पारित किया गया 1956 में। माध्यमिक शिक्षा के विकास एवं सुधार के लिए सरकार ने डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में
माध्यमिक शिक्षा विकास एवं सुधार के लिए ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952 में मुदालियर आयोग की नियुक्ति की। इसके आगे स्कूल शिक्षा से संबंध अकादमिक मामलों पर केंद्रीय राज्य सरकारों की सहायता एवं परामर्श देने के लिए सितंबर 1961 में साहित्यिक वैज्ञानिक और कल्याणकारी सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना सितंबर 1961 में की गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर UGC की स्थापना जो है वो 1953 में की गई। ठीक, 1953 में UGC की स्थापना की गई और फिर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC अधिनियम UGC एक्ट पारित किया गया। फिर 1961 में जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण और परिषद NCERT जो है सितंबर 1961 में साहित्य वैज्ञानिक और कल्याणकारी सोसाइटी के रूप में स्थापित की गई। अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन। वर्ष 1955 में भारत सरकार ने छुआछूत के व्यवहार को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अस्पृश्यता विरोधी कानून बनाया। 1955 में संविधान में शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नियोजन में वंचित एवं कमजोर वर्गों के पक्ष में आरक्षण के संदर्भ में उल्लेखित उपबंधों को लागू किया गया। समाज में महिलाओं के समान अधिकारों के लिए संसद में 1951 में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया गया। समाज के रूढ़िवादी वर्ग के तीव्र विरोध के बावजूद सरकार ने 4 पृथक अधिनियमों के रूप में विधेयक को पारित किया और हिंदू कोड बिल जो है समाज में महिलाओं के सम्मान के अधिकारों के लिए संसद में 1951 में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया गया। रूढ़िवादी वर्ग के तीव्र विरोध के बावजूद विधेयक को 4 पृथक अधिनियमों में प्रस्तुत किया गया। इन अधिनियम में एकल विवाह की बात की गई और पुरुष एवं महिला दोनों के तलाक का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, सहमति और विवाह की आयु में वृद्धि की गई और महिलाओं को गुजारा भत्ता और पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश समान आचार संहिता के अभाव में इन क्रांतिकारी कदमों का लाभ केवल महिलाओं को प्राप्त हुआ है। वे अन्य धर्मों की महिलाएं विशेष रूप से मुस्लिम धर्म में अभी भी समानता प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं। भाषागत समस्याएं और राज्यों का भाषाई पुनर्गठन। अब हम समझेंगे भाषागत समस्याएं क्या हुई और राज्यों का भाषाई पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रीय भाषा को लेकर के विचार विमर्श। स्वतंत्रता के समय भारत में 11 मुख्य भाषाएं थी। प्रत्येक भाषा 1 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती थी, 10 लाख से ज़्यादा लोग। ठीक है, औपनिवेशिक भारत में राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रयोग होता था। औपनिवेशिक काल में स्वतंत्रता के साथ ये प्रश्न पैदा हो गया, अंग्रेजी को प्रतिस्थापित कर एक राष्ट्रीय राजकीय भाषा स्वीकार की जाए। राष्ट्रीय एकीकरण के चलते गांधी ने हिंदुस्तानी को देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुशंसा की। नेहरू ने भी इस बात को माना कि हिंदुस्तानी में भाषा बनने की क्षमता है। भारी विद्रोह के चलते संविधान सभा की समिति ने एक समझौता सूत्र प्रस्तुत किया। समिति ने निर्णय किया कि देवनागरी लिपि में हिंदी राजकीय भाषा होगी, लेकिन हिंदी भाषा की ओर संक्रमण क्रमिक होगा। 15 वर्षों के लिए प्रथम 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय कार्यों के लिए किया जाएगा और प्रत्येक प्रांत के भीतर राजकीय कार्य हेतु संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध क्षेत्रीय भाषाओं में से एक भाषा का चयन करेगा। प्रत्येक प्रांत के भीतर जो है एक भाषा का चयन करेगा सूचीबद्ध भाषाओं में से। इस प्रकार समिति ने हिंदी को राष्ट्रीय की अपेक्षा राजकीय भाषा के तौर पर संदर्भित किया। संसद द्वारा 1963 में राजभाषा अधिनियम के माध्यम से भाषागत मामले को स्पष्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि हिंदी 1965 से राजभाषा बनेगी। संसद के द्वारा 1963 में राजभाषा अधिनियम लाया गया और हिंदी 1965 से राजभाषा बनेगी, इसमें स्पष्ट किया गया। लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों को राहत के तौर पर अंग्रेजी को सह अस्तित्व राजभाषा का दर्जा दिया गया। गैर हिंदी भाषी लोगों के बीच विशेष रूप से दक्षिण भारत में हिंदी के विरुद्ध प्रदर्शन एवं रोष जारी रहा। 1964 के उत्तरार्ध और 1965 के पूर्वार्ध में भाषागत मामले पर दंगे भड़क गए। ठीक, 1964 के उत्तरार्ध और 1965 के पूर्वार्ध में 1964-65 के दरमियान लगभग ये मान के चलिए कि सितंबर से मार्च अप्रैल के दरमियान ये अवधि जो है उत्तरार्ध पूर्वार्ध में कह सकता हूँ। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 जो लाया गया, 1963 में जो राजभाषा अधिनियम लाया गया उसका विरोध हुआ दक्षिण भारत में। फिर राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 लाया गया और केंद्र में राज्य के मध्य किसी भी राजकीय संचार के लिए द्विभाषी यानी अंग्रेजी हिंदी का समाधान प्रस्तुत किया गया। प्रांतीय प्रशासन और लोक सेवाओं के में क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देकर बहुभाषी रियायत प्रदान की गई। अब हम समझेंगे राज्यों का भाषाई पुनर्गठन। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व
भारतीय राज्य क्षेत्र दो वर्गों में विभक्त था, एक तो ब्रिटिश भारत और दूसरी देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 9। जबकि देशी रियासतों की संख्या लगभग 600 थी, जिनमें 542 रियासतों को छोड़कर शेष पाकिस्तान में शामिल हो गई। 542 इधर हो गई, बाकी की जो ये रियासतें हैं वो सभी कहाँ चली गई? 58 रियासतें लगभग पाकिस्तान में शामिल हो गई। 542 रियासतों में से 3 रियासतों जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया, उसका शासक जो है पाकिस्तान चला गया। जूनागढ़ रियासत को इस तरह से मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी कबालियतों के आक्रमण के कारण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत में मिला दिया, जम्मू कश्मीर के। ठीक है। देशी रियासतों का भारत में विलय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और साहसपूर्ण कूटनीतिक प्रयासों के कारण संभव हो पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जो निम्नलिखित हैं। श्रेणी ए के राज्य। ए श्रेणी के राज्य भारत में कौन से थे? देखिए, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ 216 देशी रियासतों को सम्मिलित करके ए श्रेणी के राज्यों का गठन किया गया। ये थे असम, बिहार, बम्बई, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, और इनकी संख्या 10 थी। असम, बिहार, बम्बई, असम, बिहार, बम्बई 2, 3, मध्य प्रदेश और मद्रास 5 हो गए, ओडिशा 6 हो गया, पंजाब 7 हो गया, संयुक्त प्रांत 8 हो गया, पश्चिमी बंगाल 9 हो गया और आंध्र प्रदेश 10 हो गया। तो 10 संख्या इनकी थी। और ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ जो हैं 216 देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया। 20 श्रेणी के राज्य देखे तो 275 रियासतों को नई प्रशासनिक इकाई में गठित करके 20 श्रेणी प्रदान की गई। ये राज्य थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, इसके अलावा पेप्सू का मतलब पटियाला और पूर्वी पंजाब के राज्यों का संघ, इसके अलावा राजस्थान, इसके अलावा सौराष्ट्र तथा त्रावणकोर, कोचीन, इनकी संख्या 8 थी। 275 देशी रियासतों को प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित करके इस तरह के राज्य बनाए गए। ए श्रेणी में राज्य थे 216 देशी रियासतें जो हैं भारतीय प्रांतों के साथ मिलाई गई, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के साथ मिलाई गई। ठीक है। 20 श्रेणी के राज्य में 275 देशी रियासतों को प्रशासनिक इकाई रूप में गठित की। सी श्रेणी के राज्यों में 61 देशी रियासतों को एकीकृत करके सी श्रेणी की संख्या बनाई गई। ये थे अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश के राज्य, इनकी संख्या भी 10 थी। और डी श्रेणी के राज्यों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को डी श्रेणी के राज्य में रखा गया। संविधान के द्वारा राज्यों की श्रेणियों में विभाजन तात्कालिक उपयोगिता के आधार पर किया गया। प्रायः सभी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। जब केंद्रीय सरकार ने मद्रास राज्य की तेलुगु भाषी जनता के अनुरोध पर 1952 में आंध्र को जो है अलग राज्य बना देने के निर्णय किया, तो स्थिति में आकस्मिक परिवर्तन आ गया। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना। उसकी स्थापना के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। 1953 में ये हुआ। इस समस्या को सुलझाना असंभव हो गया, तो इस समस्या के शांतिपूर्ण निदान के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मतलब पूर्व के जो न्यायाधीश थे, भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष और पंडित एच.एन. कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर इसके सदस्य थे। तो फजल अली के साथ थे एक तो एच.एन. कुंजरू, पंडित एच.एन. कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर, ये फजल अली आयोग के सदस्य थे। हालांकि संविधान निर्माण के पश्चात 1947 में नवंबर महीने में 27 तारीख को, यानी कि संविधान निर्माण के पश्चात ही 27 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया। ठीक है, किसने? राजेंद्र प्रसाद ने
संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अध्यक्ष 27 नवंबर 1947 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे रिटायर्ड S.K. धर, उनकी अध्यक्षता में राजेंद्र प्रसाद साहब ने एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया 1947 में। और इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है अथवा नहीं। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, 1947 में बनाया गया। 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में गठित आयोग ने 30 सितंबर 1955 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की। आयोग ने रिपोर्ट जो है 1948 में प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट के प्रशासनिक आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का समर्थन किया, ठीक है। और 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में, अब देखिए S.K. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग जो गठित की गई 1947 में, उसने 1948 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और फिर राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन का समर्थन उन्होंने किया। अब फिर देखिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित जो आयोग किया गया 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में गठित आयोग जो है उसने 30 सितंबर 1955 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की। फजल अली आयोग ने पहला, राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है। दूसरा, राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। तीसरा, ABCD वर्गों को विभिन्न राज्यों को समाप्त कर दिया जाए तथा इनकी जगह पर 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। संसद ने इस आयोग की सिफारिशों में कुछ परिवर्तन करके स्वीकार कर लिया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। जिन 14 राज्यों का उल्लेख था वे हैं आंध्र प्रदेश, असम, 2 हो गए ए पर, बी पर हो गए बिहार, मुंबई, वर्तमान में मुंबई हो गई पर बिहार मुंबई थी उस समय, जम्मू कश्मीर जे पे, केरल के पे, मध्य प्रदेश मद्रास, दोनों एम पे, मद्रास को चेन्नई कहते हैं वर्तमान में, और एम पे मैसूर भी है तो मध्य प्रदेश मद्रास मैसूर। इसके अलावा ओडिशा जो है ओ पे ओडिशा हो गया, पंजाब पी पे हो गया, राजस्थान आर पे हो गया, उत्तर प्रदेश यू पे और पश्चिम बंगाल पी पे, ठीक है। जिन 5 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान तो अभी भी है, दिल्ली अभी भी है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में मौजूदा 28 राज्य, हालांकि 29 राज्य नहीं है, जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लाया गया उसके द्वारा हटा लिए गए बहुत सारे जो प्रावधान किए गए थे। भारत में मौजूदा 29 राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया तेलंगाना, ठीक है। इसमें आप जो है जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी में से हटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेहरू के काल में विदेश नीति। नेहरू के काल में विदेश नीति क्या है समझते हैं। सबसे पहले देश की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले आंतरिक तत्व होते हैं भौगोलिक स्थिति, इतिहास एवं परंपराएं, सामाजिक संरचना और राजनीतिक संगठन। भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व स्वतंत्रता से पूर्व विदेश नीति के प्रति जागरूक था। सन 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस इसमें रुचि लेने लगी थी, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के तत्वों की उद्घोषणा करने लगी थी। सन 1925 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस समिति के विदेश विभाग का प्रमुख बनाया गया। इसके कुछ समय पश्चात 1927 में कांग्रेस में जो है चीन, मेसोपोटामिया और पर्शिया में भारतीय सेना के प्रयोग के प्रति खेद प्रकट किया। इन वर्षों में कांग्रेस ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ रही मिस्र, इराक, फिलिस्तीन, सीरिया की जनता के प्रति समर्थन प्रकट किया। वर्ष 1939 में इसने उपनिवेशवाद और फांसीवाद के मध्य चल रहे युद्ध में जनता के भाग न लेने की उद्घोषणा की, चूंकि ये इन दोनों के विरुद्ध थे। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इसने विश्व को 2 गुटों में विभाजित पाया। इस समय देश के सम्मुख बड़ी चुनौती थी कि एकता में स्वतंत्रता को बनाए रखना था। तब विशेषकर देश के विभाजन और फूट डालो और राज करो की नीति
की नीतियों का शिकार हो चुका था भारत। इसी आवश्यकता ने देश की विदेश नीति के निर्माण को भी प्रभावित किया। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में 5 अत्यावश्यक घरेलू तत्व हैं: इतिहास एवं परंपराएं, लोकतंत्र, आर्थिक कारक, भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति और नेहरू का करिश्माई नेतृत्व। तो ये 5 अत्यावश्यक घरेलू तत्व हैं निर्धारण का। ठीक है, देखिए भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत भली भांति परिभाषित हैं। ये आज भी लगभग वही हैं जिनका भारत की अंतरिम सरकार के प्रधान के रूप में 1946 में पंडित नेहरू ने वर्णन किया था। इसमें निरंतरता इसलिए बनी रही क्योंकि कुछ क्रांतिकारी घटनाओं के होते हुए भी वातावरण की मुख्य मांगे जैसे विश्व शांति है, सुरक्षा है, उपनिवेशवाद है, नस्ली भेदभाव की समाप्ति है, आपसी असहयोग है तथा मित्रता के बंधनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, शक्ति राजनीति है, शीत युद्ध से अलग रहने की आवश्यकता है, संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, आज भी उतनी ही वैध मानी जाती हैं जितनी 1946 में थे। तथापि विदेश नीति के प्रारंभिक वर्षों में अपनाए गए उद्देश्य सिद्धांत काफी स्पष्ट हो गए हैं, परंतु स्थिति में परिवर्तन तथा सूक्ष्म पुनर्व्याख्याएं भी हुई हैं। इन सिद्धांतों को सर्वप्रथम पंडित नेहरू ने बनाया और परिकल्पित किया। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में कर दिया गया, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा और राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों को समाप्त करेगा और राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति के प्रमुख आदर्श निम्नलिखित हैं। पहला, भारतीय विदेश नीति अपने आप में स्वतंत्र है। भारत 2 बड़ी शक्तियों में से किसी के गुट में शामिल नहीं है, पर ऐसा मानना सही नहीं है कि भारत की विदेश नीति तटस्थ है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत कभी तटस्थ नहीं रहा, बल्कि इसके गुण और दोष के आधार पर इसकी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपनी सम्मति स्पष्ट रूप से व्यक्त करता रहा है। दूसरा, भारत कभी भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सैन्य संधि के पक्ष में नहीं रहा है। विश्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए सैन्य शक्ति की भूमिका का भारत ने हमेशा विरोध किया है। तीसरा है, भारत ने सभी देशों से मित्रता बनाए रखने की कोशिश की है। उल्लेखनीय है कि भारत ने अमेरिकी गुट यानी पूंजीवादी व्यवस्था और सोवियत गुट यानी कि साम्यवादी व्यवस्था के देशों से बिना किसी भेदभाव के मित्रता की। भारत ने कभी भी एक देश को दूसरे देश से लड़ने की नीति पर अमल नहीं किया। भारत में सरकार का ढांचा लोकतांत्रिक है, लेकिन विदेश नीति के मामले में भारत न पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों से अधिक जुड़ा हुआ है और न ही साम्यवादी देशों से इस कारण दूर हुआ है। ठीक है। चौथा, भारत बहुत दिनों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही उपनिवेश विरोधी नीति का अनुगमन किया। विश्व के मानचित्र पर भारत के एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरने के साथ ही एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका और के देशों में उपनिवेशों के स्वतंत्र होने का सिलसिला शुरू हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया आज़ाद हुए। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, उसके बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ, उसके बाद म्यांमार, जिसे हम बर्मा कहते हैं। ठीक है। वैसे ये ब्रह्म शब्द था और ब्रह्म शब्द जो है वहाँ इनकी म्यांमार की लैंग्वेज में जो है वहाँ पर ब्रह्मा हो जाता है, तो ब्रह्मा जो है म्यांमार हो गया बिगड़ करके। इंडोनेशिया भी आज़ाद बाद में हुआ। इसके बाद भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से उपनिवेशवाद के विरुद्ध बोलकर अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचवा है, भारत ने अपने विदेश नीति के अंतर्गत नस्लवाद विरोधी नारा बुलंद किया। उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष किया था। उसके पश्चात छठा देखें तो भारत इस विचार का समर्थक रहा है कि अस्त्रों की होड़ और सैन्य संधियों को रोके बिना विश्व शांति कायम करना असंभव है। भारत निरस्त्रीकरण को विश्व शांति की कुंजी मानता है। इसके अतिरिक्त निरस्त्रीकरण से अस्त्रों पर खर्च की जाने वाली विशाल राशि की बचत होगी और इस राशि का उपयोग गरीब देश के विकास के लिए किया जा सकता है। तो ये हमारी विदेश नीति रही है नेहरू के काल में। ठीक है। और नेहरू के नेतृत्व काल में विदेश नीति पर जो हैं कौन कौन से प्रमुख आदर्श जो हैं रखे गए वो निम्नलिखित मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद से ही भारतीय विदेश नीति विकसित होने लगी। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अवलंबन करेगा और किसी गुट में सम्मिलित नहीं होगा। भारत विश्व में किसी भी भाग में उपनिवेशवाद, प्रजातीय सहयोग बढ़ाने पर जोर भी देगा। यदि स्वाधीन भारत की विदेश नीति का समीक्षात्मक विश्लेषण करें
तो उग्र लिखित विशेषताएं हमारे सामने प्रकट होती हैं। शांति की विदेश नीति। शांति की विदेश नीति सदैव ही विश्व शांति की समर्थक रही हैं। भारत ने प्रारंभ से ही ये महसूस किया है कि युद्ध और संघर्ष नवोदित भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास को अवरुद्ध करने वाला है। अगस्त 1954 में पणिक्कर ने कहा था, अगस्त 1954 में पणिक्कर ने क्या कहा था, भारत को इस भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो। खत्म। 1956 के स्वेज नहर के संकट के कारण भारत की आर्थिक योजनाएं अत्यधिक प्रभावित हुई। मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति समझेंगे अब हम। मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। भारत की विदेश नीति मैत्री और सह अस्तित्व पर जोर देती है। सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता तो आणविक शस्त्रों से समूची दुनिया का ही विनाश हो जाएगा। इसी कारण भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्री संधियां और व्यापारिक समझौते किए। अब हम समझेंगे पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन भी भारत की शांति प्रियता का द्योतक है। 1954 के बाद भारत की विदेश नीति को पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर नई दिशा प्रदान की गई। पंचशील से अभिप्राय है आचरण के 5 सिद्धांत, जिसमें बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं। उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धांतों द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ आचरण के संबंध निश्चित किए गए। सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा, अनाक्रमण। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है समानता एवं पारस्परिक लाभ तथा पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। पंचशील के इन सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया। ये जो है 1954 में तिब्बत के संबंध में भारत चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया था। इन पंचशील के सिद्धांतों का वो एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के पारस्परिक सम्मान की भावना होगी। अनाक्रमण की भावना होगी, पहले आक्रमण नहीं किया जाएगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाएगा। समानता और पारस्परिक लाभ, इसके अलावा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी। 29 अप्रैल 1954 को इन पंचशील सिद्धांतों का प्रथम बार प्रतिपादन किया गया भारत चीन के बीच हुए समझौते में। फिर 1954 में ही जून महीने में 28 तारीख को, तो 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के पंचशील में अपने विश्वास को दोहराया। इसके उपरांत एशिया के प्रायः सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार किया। अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन में पंचशील के इन सिद्धांतों को पुनः विस्तृत रूप दिया गया। बांडुंग सम्मेलन 1955 में के बाद जो है विश्व के अधिसंख्य राष्ट्रों ने पंचशील सिद्धांतों को मान्यता दी और इसमें आस्था प्रकट की। पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निस्संदेह आदर्श भूमिका का निर्माण है। पंचशील के सिद्धांत आपसी विश्वासों के सिद्धांत है। पंडित नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि इन सिद्धांतों को सभी देश मान्यता दे दें तो आधुनिक विश्व की अनेक समस्याओं का निदान मिल जाएगा। पंचशील के सिद्धांत आदर्श हैं जिन्हें यथार्थ जीवन में उतारा जाना चाहिए। इनसे हमें नैतिक शक्ति मिलती है और नैतिकता के बल पर हम न्याय और आक्रमण का प्रतिकार कर सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि भारत चीन संबंधों की पृष्ठभूमि में पंचशील एक अत्यंत असफल सिद्धांत साबित हुआ। इसके बाद भारत ने तिब्बत में चीन की सर्वोत्तम सत्ता को स्वीकार करके तिब्बत की स्वायत्तता के अपहरण में चीन का समर्थन किया। इसकी आलोचना करते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा था, यह महान सिद्धांत पापपूर्ण परिस्थितियों की एक उपज है, क्योंकि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से हमारे साथ संबद्ध प्राचीन राष्ट्र के विनाश पर हमारी स्वीकृति पाने के लिए प्रतिपादित किया गया था। ये कृपलानी का कथन है। अब हम समझेंगे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन दास्ता में पिसने के बाद भारत को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और नस्लवाद के अमानवीय, अनुदारवादी और उच्च स्तरीय शोषण प्रवृत्ति का पूर्णतया आभास है।
भारत की आज़ादी की लड़ाई वास्तव में साम्राज्यवाद में के विरुद्ध थी। विश्व के किसी भी भाग में साम्राज्यवाद का अस्तित्व भारत को अस्वीकार्य है। भारत के लिए साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष जीवन मृत्यु का प्रश्न है। ऐसे सभी देश जो कभी न कभी साम्राज्यवाद का शिकार हुए, जैसे इंडोनेशिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, अंगोला, नामीबिया आदि सभी की भारत के उपनिवेशी शासन से छुटकारा पाने के लिए भारत की सभी ने भारत के उपनिवेशी शासन से छुटकारा पाने के लिए किए जाने वाले संघर्षों में पूर्ण रूप से सहायता की। 1947 के बाद भारत साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद की शक्तियों जो नए राष्ट्रों की स्वतंत्रता विभिन्न अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म तरीकों से सीमित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध एशियाई, अफ्रीकी और लातिन अमेरिकी राष्ट्रों की एकता बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 1947 के बाद से भारत साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद की शक्तियों के विरुद्ध एशियाई, अफ्रीकी और लातिन अमेरिकी राष्ट्रों की एकता बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एशियाई संबंध कॉन्फ्रेंस 1955 के बांडुग सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलनों में, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकों में और वास्तव में सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत ने इन बुराइयों के विरुद्ध सदा ही आवाज़ उठाई है। अफ्रीकी एशियाई एकता की दृढ़ता बल्कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध संपूर्ण तीसरे विश्व की एकता आज भी भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत हैं। उपनिवेशीय तथा साम्राज्यवादी शक्तियों की ओर से घोर विरोध के बावजूद भारत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष का समर्थन करता रहा। ऐसा करने के लिए दृढ़ निश्चयी है भारत। ठीक है, इस संबंध में शक्तिशाली भूमिका निभाने के लिए भारत दक्षिण सहयोग के विकास का प्रबल समर्थक रहा है। अब हम समझेंगे संयुक्त राष्ट्र और विश्व शांति के लिए समर्थन। भारत संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के मूल सदस्यों में से एक है। भारत ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर हस्ताक्षर किए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। तब से लेकर आज तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र तथा दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के क्रियाकलापों का समर्थन किया है तथा इनमें सक्रियता से भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र की विचारधारा का समर्थन करने और इसके क्रियाकलापों में सक्रियता, सकारात्मक और रचनात्मक रूप से भाग लेना भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। भारत महासभा का एक सक्रिय सदस्य रहा है और यह सुरक्षा परिषद में कई बार अस्थायी सदस्य बना है। बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के क्षेत्रीय कार्यालय भारत में स्थित हैं। भारत यूनिसेफ, UNICEF, इसके अलावा FAO, FAO, इसके अलावा यूनेस्को तथा अन्य संस्थाओं के कार्यक्रमों में सक्रियता से जुड़ा हुआ है। भारत सदा ही लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों का पालन करता है तथा हर अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजित वर्षों और कार्यक्रमों को लागू करने के यथासंभव प्रयत्न करता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली का समर्थन करना, इसमें सक्रियता से भाग लेना भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब समझेंगे गुटनिरपेक्ष नीति। ये क्या नीति है, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका, उसके बाद की बात हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व राजनीति का दो ध्रुवों में विभाजन हो चुका था। ठीक, साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका। इनके द्वारा संसार के नव स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करने और इन देशों को शासन प्रणालियों को अपनी विचारधाराओं के अनुकूल ढालने के भरसक प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे विश्व परिदृश्य में भारत ने विश्व राजनीति में अपनी पृथक पहचान और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए उद्देश्यों से गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। यानी गुट निरपेक्ष का मतलब किसी गुट से मिल मत जाना, अपना गुट जो है दोनों तरफ से निरपेक्ष हो जाओ, किसी गुट के सापेक्ष रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो गुट निरपेक्षता को अपनाए जाने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, भारत किसी गुट में शामिल होकर विश्व में अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने का इच्छुक नहीं था। दूसरा, भारत किसी भी गुट के विचारधाराई प्रभाव से ग्रस्त नहीं होना चाहता था। किसी भी गुट में शामिल होने पर भारत की शासन प्रणाली और नीतियों पर उस गुट विशेष के नेतृत्व का दृष्टिकोण हावी हो जाता। तीसरा, भारत की भौगोलिक सीमाएं साम्यवादी देशों से जुड़ी हुई थी, अतः पश्चिमी देशों के गुट में शामिल होना अदूरदर्शी कदम होता। दूसरी ओर, साम्यवादी गुट में शामिल होने पर भारत को विशाल पश्चिमी आर्थिक और तकनीक सहायता से वंचित होना पड़ता। इसके अलावा
नव स्वतंत्र भारत को आर्थिक विकास हेतु दोनों गुटों में समग्र तकनीकी एवं आर्थिक सहायता की जरूरत थी, ठीक, विकास के लिए, जिससे गुट निरपेक्ष रह करके ही प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए भारत गुट पे निरपेक्ष रहा। इसके अलावा पांचवा, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत भारत की मिश्रित और सर्वमान्य संस्कृति के अनुरूप सही था, ठीक। इसके अलावा छठा, भारत ने दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों की विदेश नीति से जुड़े आपसी मतभेदों को समाप्त करने के लिए सर्वमान्य सूत्र यानी गुट निरपेक्षता को ही स्वीकार किया। छठा है, गुट निरपेक्षता स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान घोषित आदर्शों और मान्यताओं का पोषण करती थी। यह गांधीवादी विचारधारा के सर्वाधिक निकट थी। इसी कारण उपयुक्त कारणों से भारत में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को विश्व के राजनीतिक व्यवहार का प्रमुख मापदंड बनाया गया। देखिए, अब भारत की गुट निरपेक्षता के प्रमुख लक्ष्य क्या है वो देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही भारतीय नेताओं पर कुछ मान्यताओं का स्पष्ट प्रभाव पड़ चुका था। ये मान्यताएं थी राजनीति एवं सत्ता का आदर्शवादी दृष्टिकोण, राजनीति एवं सत्ता का आदर्शवादी दृष्टिकोण, एशियावाद, पश्चिमी लोकतांत्रिक प्रणाली, साम्यवाद का सैद्धांतिक रूप से खंडन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आदर्शवादी दृष्टिकोण को मान्यता। इन मान्यताओं के प्रत्यक्ष प्रभाव के आलोक में ही भारत की गुट निरपेक्षता नीति के लक्ष्य निर्धारित किए गए। ये लक्ष्य किस प्रकार से थे? पहला लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना, उसका संवर्धन करना। दूसरा, उपनिवेशों के लोगों के आत्म निर्णय अधिकार को बढ़ावा देना, उपनिवेश के लोगों को आत्मनिर्णय अधिकार का बढ़ावा देना। इसके अलावा तीसरा, समानता पर आधारित विश्व समुदाय की स्थापना और रंग भेद का विरोध। चौथा, आणविक निरस्त्रीकरण तथा नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। इसके अलावा पांचवा, अफ्रीका और एशिया देशों के समर्थन। इसके अलावा छठा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों और संघर्षों के शांतिपूर्ण निपटारे का समर्थन। और सातवां, संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत ही उपयुक्त लक्ष्यों की सिद्धि करना। अब देखिए, गुट निरपेक्षता की विशेषताएं बताता हूँ। गुट निरपेक्षता की विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं ये थी कि शीत युद्ध का विरोध था इसमें, सैन्य एवं सुरक्षा गठबंधनों का विरोध था इसमें, शक्ति राजनीति से निर्लिप्तता थी इसमें, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन था इसमें, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा हस्तक्षेप इसमें था, अलगाववाद की बजाय क्रियाशीलता की नीति थी, कूटनीतिक साधन और वैधानिक स्थिति नहीं थी इसमें, ठीक। गुट निरपेक्ष देशों की गुटबंदी नहीं थी, विकास के लिए आपसी सहयोग की नीति इसमें अपनाई गई। इसके अलावा नव उपनिवेशवाद का विरोध इसमें किया गया। जवाहरलाल नेहरू के काल में गुट निरपेक्षता की नीति 1947 से 1964 के दरमियान किस प्रकार से रही? देखिए, प्रारंभिक वर्षों 1947 से 1950 में भारत की गुट निरपेक्षता नीति अस्पष्ट रही, कुछ खास स्पष्ट नहीं हो पाई। इस समय भारत का झुकाव पश्चिमी गुट की तरफ था। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का प्रभाव, ब्रिटिश बाजार की अर्थव्यवस्था के कायम रखने का निर्णय, देश की सेनाओं पर ब्रिटिश निरीक्षण और तकनीकी एवं आर्थिक सहायता की आवश्यकता इत्यादि ने भारत की पश्चिमी देशों पर निर्भरता को बढ़ा दिया। इसी निर्भरता के कारण भारत ने पश्चिमी जर्मनी को अपनी मान्यता प्रदान की, लेकिन पूर्वी जर्मनी को नहीं। कोरिया युद्ध 1952 से 1953 में भारत ने पश्चिमी देशों का समर्थन करते हुए उत्तर कोरिया को आक्रामक घोषित कर दिया। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण काफी उदार हो गया। इसके फलस्वरूप भारत की सोवियत संघ से निकटता में वृद्धि होने लगी। 1954 की पाकिस्तान अमेरिका संधि के अनुसार अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार उपलब्ध कराने, गोवा के प्रश्न पर पुर्तगाल का समर्थन करने के कारण भारत अमेरिका के संबंधों में कटुता पैदा हो गई। तो 1954 में जो है भारत पाकिस्तान अमेरिका संधि जो हुई थी 1954 में, उसके अनुसार अमेरिका जो है पाकिस्तान को बड़े तौर पर जो हथियार उपलब्ध कराने की बात करता है। इसके अलावा गोवा जो है उसके प्रश्न पर पुर्तगाल का समर्थन कर देता है अमेरिका, इसलिए कटुता पैदा हो गई। अब सोवियत संघ भारत के हर नीतिगत विवादपूर्ण मामले में समर्थन किया जाने लगा था। भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस की सद्भावना यात्रा भी की। रूस से व्यापार एवं आर्थिक संबंधों में वृद्धि होने लगी। रूस ने भारत के भिलाई इस्पात कारखाने हेतु आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की। रूस ने भिलाई इस्पात कारखाने में सहयोग किया। 1956 में स्वेज मामले में भारत ने रूस का समर्थन करते हुए फ्रांस से ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण करने की निंदा की, ठीक है। रूस का समर्थन किया और फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण करने की निंदा की गई इसमें। 1955 में हंगरी के मामले में भी भारत ने रूस का समर्थन किया 1955 में। 1956 में स्वेज
1955 में तो हंगरी के मामले में भारत ने रूस का समर्थन किया, 1956 में स्वेज नहर के मामले में रूस का समर्थन किया, और फ्रांस ब्रिटेन द्वारा जो मिस्र पर आक्रमण किया गया था, मिस्र पर अटैक किया था फ्रांस और ब्रिटेन ने, उसकी निंदा की भारत ने। 1957 के बाद आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा की कमी, खाद्यान्न के अभाव जैसे मुद्दों ने भारत के दृष्टिकोण को पुनः पश्चिमी देशों की ओर झुका दिया। नेहरू द्वारा अमेरिका की सद्भावना यात्रा की गई। भारत ने पश्चिमी साम्राज्यवाद विरोध के अपने स्वर को धीमा कर लिया। ठीक 1962 में भारत पर चीन आक्रमण कर दिया, और जिससे भारतीय कूटनीतिकता की नीति को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। युद्ध में भारत को दोनों गुटों की सहायता प्राप्त हुई। वर्ष 1963 में भारत और अमेरिका के मध्य अणु ऊर्जा के असैनिक उपयोग के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नवंबर 1964 में मझगांव बंदरगाह के पुनर्निर्माण तथा लिएंडर वर्ग के युद्ध पोतों के निर्माण के विषय में भारत और ब्रिटेन के मध्य एक सुरक्षा संधि संपन्न की गई। जून 1964 में भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने अमेरिका की यात्रा की 1964 में, और दोनों देशों के मध्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीनी आक्रामक गतिविधियों के निरोधक उपायों पर चर्चा की गई। मॉस्को के साथ बातचीत में भी भारत ने क्षेत्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अतिरिक्त संपूर्ण नेहरू युग में निरस्त्रीकरण के प्रश्न, फार्मोसा जलमंडल डमरू मध्य का संघर्ष 1955, फार्मोसा जल डमरू मध्य का संघर्ष, हिंदी चीन से संबंधित जेनेवा सम्मेलन 1954, इसके अलावा बांडुग सम्मेलन 1955, इसके अलावा बेलग्रेड सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई गई। अणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न 1959 में भारत द्वारा सामान्य सभा की विषय सूची में रखा गया। अपनी नीतियों और प्रयासों के फलस्वरूप भारत को एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों को महाशक्तियों की शक्ति राजनीति से अलग रखने की पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, अपनी नीतियों और प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत को जो है एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों को महाशक्तियों की शक्ति राजनीति से अलग रखने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई, एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों को। ठीक है, वर्ष 1950 में नेहरू द्वारा दावा किया गया कि दिल्ली पिछले वर्षों में विश्व मैत्री और शांति का केंद्र बन गया है। अब हम करेंगे मूल्यांकन। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की पूर्णतः नेहरू के दृष्टिकोण और अंतः प्रज्ञा पर आधारित थी। इसी कारण गुटनिरपेक्षता को सुसंगत एवं बोधगम्य नीति के रूप में कठिनाई पैदा हुई। नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता को विदेश नीति का साधन तथा लक्ष्य दोनों एक साथ मान लेना एक गंभीर भूल थी। गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति की आधारशिला है और इसका किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं किया जा सकता, ये मान लेना आत्मघाती था। गुटनिरपेक्षता क्या है? भारतीय विदेश नीति की आधारशिला है और इससे किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं किया जा सकता, ये भूल थी। ठीक है, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गुटनिरपेक्षता के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाए जाना अधिक युक्तिसंगत साबित हो सकता था। इसी प्रकार गुटनिरपेक्षता को नैतिकता से संबद्ध मानना असंगत था। वास्तव में गुटनिरपेक्षता सिद्धांत नैतिक दृष्टि से निष्क्रिय था। आवश्यकता पड़ने पर उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता था और राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए उसका परित्याग भी किया जा सकता था। चीनी आक्रमण से पहले भारत द्वारा विदेशी सहायता अस्वीकार करने और बाद में उसे स्वीकार करने पर भारत के गुटनिरपेक्षता सिद्धांत पर सदैव अटल रहने की घोषणा का उपहास हुआ। नेहरू द्वारा विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे पर जोर देना, आणविक शस्त्रों के निर्माण एवं परीक्षण की सदा के लिए निंदा करना भी दुर्भाग्यपूर्ण था। नेहरू द्वारा क्या किया गया? विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे पर जोर देना और आणविक शस्त्रों के निर्माण और परीक्षण सदा के लिए निंदा करना दुर्भाग्यपूर्ण था। 1962 के भारत चीन युद्ध के पराजित होने के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति की कड़ी आलोचना की गई। आलोचकों का मानना था कि गुटनिरपेक्षता की नीति के तहत भारत ने जो है राष्ट्रीय हितों की घोर अपेक्षा की गई और देश की प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक तैयारियों के महत्व को नजरअंदाज किया गया। भारत यदि पश्चिमी गुट में शामिल होता तो चीन भारत पर आक्रमण करने का भी साहस भी नहीं जुटा सकता था। भारत चीन युद्ध के समय उन एशियाई अफ्रीकी देशों द्वारा भी भारत की सहायता नहीं की गई जिनके हितों की सुरक्षा के लिए भारत गुटनिरपेक्षता सिद्धांत के माध्यम से निरंतर प्रयत्नशील रहा। भारत चीन युद्ध के समय एशियाई अफ्रीकी देशों द्वारा भारत की सहायता नहीं की गई। ठीक, चीन युद्ध के साथ पश्चिमी देशों से सहायता
स्वीकार करना भी भारत की निर्गुट नीति का उल्लंघन माना गया और इसे पथ विचलन या भारत की सैद्धांतिक नारेबाजी का खोखलापन की संज्ञा दी गई। इस प्रकार भारत की गुट निरपेक्षता ने भारत के शत्रुओं और मित्रों दोनों को भ्रमित किया। यह भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में भी असफल सिद्ध हुई। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद नेहरू काल में गुट निरपेक्षता के सार लक्ष्यों को सुरक्षित रखने में काफी सफलता प्राप्त हुई। गुट निरपेक्षता की नीति के अनुपालन द्वारा ही भारत को तृतीय विश्व युद्ध के नेतृत्वकर्ता का प्रभाव पूर्ण दर्जा हासिल हुआ, जो आर्थिक एवं सैन्य रूप से कमजोर एवं नव स्वतंत्र देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। निरस्त्रीकरण, गठन बंधनहीनता, विकासशील देशों की आर्थिक जरूरतों को स्वीकार करने वाली विश्व प्रणाली की स्थापना, इन देशों में पूंजी तकनीकी निवेश के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। 1955 में मैनचेस्टर गार्जियन ने भी लिखा, क्या लिखा, डबल लिमिटेड कॉमा, 1955 में मैनचेस्टर गार्जियन ने लिखा, क्या लिखा, जब तटस्थ भाव से समय का इतिहास लिखा जाएगा तब कदाचित ये देखकर आश्चर्य होगा कि अंतिम विनाश जिसका सभी को भय है के निवारण में भारत ने अक्सर कितनी उपयोगी भूमिका निभाई है। भारत चीन युद्ध में विदेशी सहायता के औचित्यपूर्ण से अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो गया है। भारत चीन युद्ध में विदेशी नीति के औचित्य को सिद्ध करते हुए नेहरू ने कहा था, क्या कहा, भारत चीन विदेशी सहायता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने जो भी शस्त्रास्त्र सहायता ली है उसके साथ किसी प्रकार की शर्त नहीं जुड़ी है और बिना शर्त सहायता लेना गुट निरपेक्षता नीति से अलग हटना नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये इनका कथन था। भारत चीन मुकाबला करने के चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने जो शस्त्रास्त्र की सहायता ली है उसके साथ किसी प्रकार की शर्त नहीं जुड़ी हुई है, बिना शर्त सहायता लेना गुट निरपेक्षता नीति से अलग हटना नहीं कहा जा सकता। डबल लिमिटेड कॉमा खत्म। भारत की गुट निरपेक्षता नीति के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ही उसे भारत चीन युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की सहायता प्राप्त हो सकी। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता का परित्याग कर अमेरिकी गुट में शामिल हो जाने पर भारत चीन सीमा संघर्ष भी शीत युद्ध का एक अंग बन जाता। इसलिए नेहरू ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए विदेशी मदद लेने के बावजूद गुट निरपेक्षता की नीति का त्याग नहीं करेगा। भारत ने चीन के साथ उन विषयों पर सहानुभूति दर्शाई जिनका संबंध सीमा विवादों से नहीं था। भारत की इस नीति की कोलंबो सम्मेलन के देशों और अमेरिका व अन्य देशों द्वारा सराहना भी की गई। ठीक, भारत में वामपंथियों तथा स्वतंत्र पार्टी दोनों ने भारत की चीन संबंधी नीति का विरोध किया, जो गुट निरपेक्षता नीति की सफलता का द्योतक था। इस प्रकार नेहरू युग में भारत की गुट निरपेक्षता नीति सफलता एवं असफलता के विभिन्न चरणों से होकर गुजरी। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। सबसे पहले हम देखेंगे भारत एवं पाकिस्तान के। पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध सदैव ही कटु रहे हैं और इसका कारण पाकिस्तान और भारत के विभाजन तरीके में नहीं थे। 1947 के विभाजन दोनों ही देशों में कुछ समस्याएं खड़ी हो गई थी। दोनों देश अस्त्रों की होड़ में लग गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इस कारण दोनों देशों के विकास में बाधा खड़ी हुई। आरंभ से ही पाकिस्तान सभी क्षेत्रों में भारत की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। उसकी दूसरी समस्या अलग पहचान बनाने की भी थी। पाकिस्तान की प्रतिरक्षा दृष्टि में भारत का आकार, जनसंख्या, संसाधन और कार्यक्षमता एक गंभीर चुनौती बने हुए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में विशेष रूप से संलग्न रहा। इस उद्देश्य से उसने विश्व के अनेक देशों से सैनिक सहायता मांगी। पाकिस्तान पश्चिमी गुट में शामिल हो गया और इस प्रकार वह भी शीत युद्ध का भागीदार बन गया। भारत ने भी प्रतिरक्षा के लिए अपने सैन्य शक्ति को सुदृढ़ किया। हालांकि भारत ने सदैव एक साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों के समाधान निकालने की वकालत की। अब देखते हैं कश्मीर मामला। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक अहम समस्या रहा है। भारत ने 26 अक्टूबर 1947 अक्टूबर 26 को कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। ठीक, लेकिन पाकिस्तान इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने जनजातीय कबीलों की आड़ में छुपकर आक्रमण किया। भारत में पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को कश्मीर से खदेड़ दिया और इसमें शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन समुदाय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ने इस काम को पूरा किए बगैर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज कर दी। भारत ने ही कर दी ये। ठीक, ये मामला 1948 में दर्ज किया गया और
1949 में 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा की गई। 1 जनवरी 1949 को 1947 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के अंतर्गत कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव किया, लेकिन 1955 में कुछ बदली परिस्थितियों के कारण इसे वापस ले लिया गया। हालांकि कश्मीर के मामले पर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक लड़ाई चलती रही, लेकिन युद्ध की स्थिति 1964 तक नहीं आई। लेकिन कश्मीर की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला और दोनों देशों के संबंधों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वस्तुतः अब दोनों देश अपनी सीमा रक्षा के लिए तत्पर हो गए और इनमें से कोई भी बलपूर्वक इसे बदलने की इच्छा व्यक्त नहीं करता। अब देखते हैं सिंधु नदी जल विवाद। विभाजन ने अनेक समस्याएं उत्पन्न की, जिनमें से एक है सिंधु नदी जल बंटवारा। सिंधु दोनों देशों और उसकी सहायक नदियों के जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहते थे। भारत और पाकिस्तान खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना चाहते थे। अतः वे सिंधु के जल का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहते थे। विभाजन के बाद सिंधु से सिंचित होने वाले 280 लाख एकड़ क्षेत्र में 50 एकड़ लाख भूमि भारत के पास रह गई। ठीक है, 280 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंधु नदी से सिंचित होने वाले 280 लाख एकड़ क्षेत्र में से 50 लाख एकड़ भूमि जो है भारत के पास रह गई। अधिकांश पश्चिमी नदियां समुद्र में मिल जाती थीं, जबकि पाकिस्तानी नहरें पूर्वी नदियों पर आश्रित थीं। इन नदियों का पानी पूर्वी पंजाब से होकर पाकिस्तान में जाता था। ठीक, भारत का कृषि विकास भी रावी, व्यास और सतलज जैसी पूर्वी नदियों के जल पर आश्रित था। पाकिस्तान की नहरों का वह भाग जो नदी से जुड़ा हुआ था भारतीय भूभाग में पड़ता था। पाकिस्तान की नहरों का वह भाग जो नदी से जुड़ा हुआ था भारतीय भूभाग में पड़ता था। तनाव का कारण यही था। पाकिस्तान में बाढ़ आने या अकाल पड़ने पर पाकिस्तानी शासक भारत को दोषी ठहराते थे। उन्होंने पानी की समस्या के लिए भारत को दोषी ठहराया और न्याय संगत बंटवारे की मांग की। दूसरी ओर भारत इस समस्या को सुलझाने के लिए तत्पर था। विश्व बैंक की देखरेख में 17 अप्रैल 1759 को वाशिंगटन में नहर के जल बंटवारे के संबंधित अंतरिम समझौता हुआ था। ठीक है, भारत इस समस्या को सुलझाने के तत्पर था। विश्व बैंक की देखरेख में 1759 में वॉशिंगटन में नहर के जल बंटवारे के संबंध में अंतिम समझौता हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापक समझौतों का एक सिलसिला चला। ये 1759 है या 1959 है, ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। देख लीजिएगा जो वॉशिंगटन अंतरिम समझौता है जो विश्व बैंक में हुआ, उसका डेट क्या है, 17 अप्रैल 1759 है या 17 अप्रैल 1959 है। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापक समझौतों का सिलसिला चला। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच में। और 1969 को कराची में नहर जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए, 19 सितंबर 1969 को। अब हम समझेंगे भारत और चीन को। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत ने सबसे पहले चीन की चांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सरकार के साथ अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए। चांग काई शेक 1 अक्टूबर 1949 को चीन में स्थापित मो त्से तुंग की साम्यवादी सरकार को भारत ने दिसंबर 1949 में अपनी मान्यता दे दी और उसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दिलाने हेतु भरपूर समर्थन दिया। इस प्रकार आज़ादी के बाद से ही भारत ने चीन के प्रति मित्रतापूर्ण संबंधों का निर्वहन किया, किंतु इसके परिणाम स्वरूप भारत के लिए घोर निराशाजनक साबित हुए। देखिए, 1 अक्टूबर 1949 को चीन में स्थापित माओ त्से तुंग की साम्यवादी सरकार जो थी, उस साम्यवादी सरकार को भारत ने दिसंबर 1949 को अपनी मान्यता दे दी और उसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दिलाने हेतु भरपूर समर्थन किया। इस प्रकार आज़ादी के बाद से ही भारत ने चीन के प्रति मित्रतापूर्वक संबंधों का निर्वहन किया, किंतु इसके परिणाम भारत के लिए घोर निराशाजनक साबित हुए। भारत चीन के बीच उत्पन्न तनावों के समझने के लिए तिब्बत में चीन की गतिविधियां, सीमा विवादों और 1962 के चीनी आक्रमण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम समझेंगे तिब्बत विवाद। अक्टूबर 1950 में चीन की जन मुक्ति सेना ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया। तिब्बत भारत एवं चीन के मध्य एक बफर राज्य के रूप में स्थापित था। ठीक, तिब्बत क्षेत्र में 2000 मील की सीमा पर ब्रिटिश शासनकाल से ही भारत को नियंत्रण अधिकार प्राप्त था। तिब्बत क्षेत्र में 2000 मील सीमा पर ब्रिटिश काल से ही भारत को नियंत्रण का अधिकार प्राप्त था। चीन की इस आक्रामक कार्यवाही से विचलित होने के बावजूद भारत ने उसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध कायम रखने का निर्णय किया। 1954 में चीन के साथ संधि करके उसके अधिकार को मान्यता दे दी और इस
1954 में जो संधि हुई चीन के साथ मान्यता देने के बावजूद, इस संधि के भारत और चीन के आपसी संबंधों के निर्देशक रूप में पंचशील सिद्धांतों को शामिल किया गया 1954 में। उक्त संधि के तहत भारत ने चीन को दिल्ली, कलकत्ता और कलिंगपोंग में अपने वाणिज्यिक अभिकरण स्थापित करने की सुविधा प्रदान की, जबकि चीन ने भारत को तिब्बत में अपना व्यापार केंद्र स्थापित करने की छूट दी। चीन द्वारा सुनियोजित ढंग से तिब्बत की स्वायत्तता कम करते जाने के प्रयासों के फलस्वरूप 1959 मार्च 1959 तिब्बत में एक जन विद्रोह भड़क गया। चीन ने इस विद्रोह का दमनपूर्वक उपायों द्वारा कुचल किया, जिसके भारत की जनता के स्तर पर गंभीर विरोध किया गया। भारत में जनता के स्तर पर गंभीर विरोध हुआ। भारत द्वारा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और उसके अनुयायियों को राजनीतिक शरण प्रदान की गई, किंतु भारत सरकार ने तिब्बत को कोई मान्यता नहीं दी। फिर भी चीन द्वारा खुलेआम से भारत को तिब्बत में विद्रोह भड़काने का जिम्मेदार ठहराया गया। 1959 में लोंगण और लद्दाख क्षेत्र में 12,000 मील भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। 1959 में लोंगण और लद्दाख क्षेत्र में 12,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सितंबर 1959 में भारत चीन संबंधों पर श्वेत पत्र भारतीय संसद में पेश किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सामने स्पष्ट किया गया कि 1954 के समझौते के शैशव काल में ही भारत और चीन की सेनाएं सीमा क्षेत्र के तनावपूर्ण वातावरण में तैनात थीं। दोनों देशों के मध्य सीमा समस्या पर अनेक विरोध पत्रों, स्मरण पत्रों और ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ, जिनमें दोनों देशों द्वारा अपने अपने दावे पेश किए गए थे। अब हम देखते हैं भारत चीन सीमा पर तनाव। चीन ने भारत के 40,000 वर्ग मील क्षेत्र पर अपना दावा पेश किया और भारतीय सीमा का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। चीन का दावा था कि भारतीय सरकार और चीन की केंद्रीय सरकार के मध्य ऐतिहासिक तौर पर कोई संधि नहीं हुई है। उसने पहले से स्थित मैकमोहन रेखा को अवैध घोषित किया, क्योंकि ये चीन के तिब्बती क्षेत्र पर ब्रिटिश आक्रामक नीतियों का परिणाम थी। दूसरी ओर भारत का मानना था कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सीमाएं उच्चतम जल प्रवाह के भौगोलिक सिद्धांत पर आधारित थी और अधिकांश क्षेत्र में दोनों देशों की तत्कालीन सरकारों द्वारा संपन्न विशिष्ट समझौतों में उन सीमाओं को मान्यता दी गई थी। 1959-1962 के मध्य चीन द्वारा निरंतर भारतीय सीमाओं का उल्लंघन करने के बावजूद भारत ने शांतिपूर्ण उपायों द्वारा इस सीमा विवादों को सुलझाने के प्रयास किए। दोनों देशों के अधिकारियों द्वारा कई बार आपसी वार्ताएं की गई। अप्रैल 1960 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने भी भारत यात्रा की, किंतु समस्या का कोई समाधान नहीं खोजा जा सका। भारत पर चीनी आक्रमण 1962। 8 सितंबर 1962 को चीनी सेनाओं ने सोचे विचारे ढंग से उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी यानी नेफा, आधुनिक अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में मैकमोहन रेखा का अतिक्रमण कर लिया और 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने लद्दाख से नेफा तक की समूची सीमा पर पूरी तरह आक्रमण कर दिया। ठीक 1962 में 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने लद्दाख से नेफा तक भारत की समूची सीमा पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, 8 सितंबर 1962 को नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश पर रेखा पर अतिक्रमण कर लिया और 20 अक्टूबर 1962 को जो है चीन ने लद्दाख से नेफा यानी कि ऊपर से लेकर के संपूर्ण भारतीय और चीनी सीमा पर अब क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। चीन के इस गंभीर और जबरदस्त आक्रमण के समक्ष भारतीय सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा और एक बड़े भारतीय भूभाग पर चीन का आधिपत्य स्थापित हो गया। युद्ध के दौरान भारत को पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ दोनों से सहायता प्राप्त हुई। 21 अक्टूबर 1962 को चीन द्वारा नाटकीय ढंग से समूचे सीमा क्षेत्र में युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा कर दी गई 21 अक्टूबर 1962 को, और वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हटने का ऐलान किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी लद्दाख एक बड़ा भाग और शिनक्यांग और दक्षिणी चीन को जोड़ने वाले सामरिक महत्व के क्षेत्र पर चीन का कब्जा जमा रहा। चीन द्वारा भारत को यह चेतावनी भी दी गई कि यदि भारत पूर्वी क्षेत्र की वास्तविक नियंत्रण रेखा से आगे बढ़ा अथवा मध्य पश्चिमी क्षेत्र की वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटने को राजी नहीं होता है तो वो भारत पर पुनः आक्रमण करेगा। इसी मध्य 1962 में 6 अफ्रीकी देशों इंडोनेशिया, म्यांमार, संयुक्त अरब गणराज्य, घाना, श्रीलंका और कोलंबो प्रस्ताव के माध्यम से दोनों देशों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया गया। दोनों देशों के मध्य जो है कोलंबो प्रस्ताव के माध्यम से समझौता कराने का प्रस्ताव किया गया 1962 में 6 अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा इंडोनेशिया, म्यांमार, संयुक्त अरब गणराज्य, घाना, श्रीलंका आदि के द्वारा
कोलंबो प्रस्ताव के द्वारा दोनों के मध्य समझौता करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार चीन को पारंपरिक सीमा रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हटाने, पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा को दोनों देशों द्वारा युद्ध विराम की रेखा के रूप में स्वीकार करने और मध्य क्षेत्र में यथास्थिति कायम रखे जाने का प्रावधान था। भारत ने कोलंबो प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, किंतु चीन ने मैकमोहन पर भारतीय सेना की तैनाती और असैनिक घोषित क्षेत्र में नागरिक चौकी स्थापित करने के अधिकार को चुनौती देते हुए उक्त प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और इस प्रकार भारत चीन मध्य संबंधों में गतिरोध बना रहा। अब हम समझते हैं भारत और नेपाल। नेपाल हिमालय के दक्षिणी ढलान और उत्तरी सीमा के बीच बचा हुआ है। ठीक है, नेपाल हिमालय के दक्षिणी ढलान और भारत के उत्तरी सीमा के बीच बचा हुआ है। अतः भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल का सामरिक महत्व है। भारत इस तथ्य को समझ रहा था। अतः जुलाई 1950 में उसने नेपाल के साथ एक संधि की। भारत ने नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को मान्यता दी। यह समझौता हुआ किसी भी प्रकार के मनमुटाव, किसी समस्या पर गलतफहमी से दोनों देश एक दूसरे को अवगत कराएंगे। ठीक है, 1950 में नेपाल के साथ एक संधि हुई थी। अब हम समझते हैं भारत और भूटान। भूटान हिमालय से घिरा चीन से लगा एक देश है। भूटान सामरिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। अगस्त 1949 में दोनों देशों ने चिरस्थायी शांति और मित्रता के लिए एक संधि की। भारत ने वचन दिया कि भूटान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दूसरी ओर भूटान विदेशी संबंधों के लिए भारत के परामर्श पर चलने के लिए तैयार हो गया। भारत और श्रीलंका। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित भारत का पड़ोसी देश है। श्रीलंका में होने वाली किसी भी गतिविधि का भारत की सुरक्षा और शांति पर प्रभाव पड़ता है। श्रीलंका में मुख्य रूप से सिंहली और तमिल रहते हैं। सिंहली और तमिल, इन दोनों समुदायों में निरंतर संघर्ष और झगड़े होते रहते हैं। 1958 उसके बाद सिंहली तमिल दंगे बेहद गंभीर प्रकृति के थे। भारत श्रीलंका के जातीय झगड़ों को उनका आंतरिक मामला मानता था। भारत के श्रीलंका से मित्रतापूर्ण संबंध है और दोनों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध भी कायम है। श्रीलंका गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थक है, किसी सैन्य संगठन का सदस्य नहीं है वो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा नेहरू के नेतृत्व में भारत किस प्रकार से चला। अब हम बढ़ेंगे नेहरू के बाद के भारत को आने वाले वीडियो में।